तो अगर मैं जनरल डैमेजेस की बात करूं तो जनरल डैमेजेस का ही दूसरा नाम होता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब ये ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये डैमेजेस जनरल लॉस पर मिलते हैं या फिर ऑर्डिनरी लॉस पर मिलते हैं। ऑर्डिनरी या जनरल लॉस का मतलब हो गया एक यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग का लॉस, नेचुरली अराइज वाला लॉस। अभी हम देख कर आए थे सेक्शन नंबर 73 के अंदर, तो सेम वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। जनरल डैमेजेस का मतलब हो गया नेचुरली अराइज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, यानी ऐसे डैमेजेस जो नेचुरली अराइज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो ये डैमेजेस तो होंगे ही होंगे। These damages are assessed on the basis of actual loss suffered by the aggrieved party। तो इन डैमेजेस को कैलकुलेट कैसे करा जाता है? असेस्ड का मतलब होता है कैलकुलेट, तो जनरल डैमेजेस को एक्चुअल लॉस के ऊपर कैलकुलेट करा जाता है। एग्री पार्टी का जितना एक्चुअल लॉस होगा उतना उसको जनरल डैमेजेस मिलेगा। इसका एग्जांपल अभी हम देख कर आए थे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। X agrees to sell and deliver 10 bags of potato to Y for rupees 5,000 after 2 months। तो दो पार्टीज है X और Y। X ने Y को बोला है कि वो उसे 10 बैग ऑफ पोटैटो सप्लाई करेगा 5,000 रुपए में, और सप्लाई कब होगा? 2 महीने बाद, यानी ड्यू डेट हमारी 2 महीने बाद की है। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीजेस एंड X रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पर जब डिलीवरी की डेट आई यानी 2 महीने बाद जब ड्यू डेट आई तो उस टाइम तक पोटैटो का प्राइस इंक्रीज हो चुका था और एक्स ने मना कर दिया, बोल दिया कि प्राइस बढ़ चुका है तो अब मैं पुराने वाले 5,000 के प्राइस पर पोटैटो सप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक्स ने रिफ्यूज कर दिया टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो वाई को पोटैटो की जरूरत थी तो वाई ने जो है मार्केट से पोटैटो खरीदे 5,500 में, क्योंकि ड्यू डेट पर 10 बैग्स ऑफ पोटैटो का प्राइस हो चुका था 5,500। अब यहाँ पर वाई कह रहा है कि एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है जिसकी वजह से मुझे 500 रुपए का डायरेक्ट लॉस हुआ है। एक्स और वाई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का डायरेक्ट रिजल्ट है ये 500 रुपए का लॉस। तो इसीलिए ये हमारा डायरेक्ट लॉस कहलाएगा। आप इसे डायरेक्ट लॉस बोल लो या फिर एक्चुअल लॉस बोल लो। वाई का तो ये एक्चुअल लॉस है, वाई को वाकई में 500 रुपए का लॉस हुआ है तो ये हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस है। ही कैन रिसीव रुपीज 500 फ्रॉम एक्स एज ऑर्डिनरी डैमेजेस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच। तो समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना ऑर्डिनरी डैमेजेस हमेशा एक्चुअल लॉस में कैलकुलेट होता है। अब एक्चुअल लॉस भी हमें डायरेक्ट वाला देखना है, जो डायरेक्ट वाला एक्चुअल लॉस है उसी का आप ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करोगे। क्योंकि इनडायरेक्ट लॉस के केस में तो हमें पता है कि हम स्पेशल डैमेजेस के पास जाते हैं तो इनडायरेक्ट लॉस को स्पेशल डैमेजेस में देखेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ डायरेक्ट लॉस की बात होती है। तो जनरल डैमेजेस क्लियर हो गया। आप चलते हैं स्पेशल डैमेजेस के ऊपर। उससे पहले यहाँ पर एक नोट देख लो, ये नोट वही है जो पीछे अभी हम देख कर आए। सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय द रीजन ऑफ ब्रीच। सच कंपनसेशन का मतलब हो गया ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस, ये दोनों की बात कर रहा है। रिमोट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस के केस में कभी भी ना ही ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करा जाता है और ना ही स्पेशल डैमेजेस पे करा जाता है। अगर मैं ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात करूं तो ऑर्डिनरी डैमेजेस तो नहीं पे करा जाएगा, वो तो आपको समझ में आ रहा है। ऑर्डिनरी डैमेजेस तो डायरेक्ट लॉस के केस में पे करा जाता है, तो ये तो क्लियर है। अब अगर मैं स्पेशल डैमेजेस की बात करूं तो ये भी मैं आपको बता के आ चुका हूं कि जनरल प्रिंसिपल तो यही कहता है कि रिमोट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस का कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करा जाता। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक सेक्शन है जो कि हमारा सेक्शन नंबर 73, उसका सेकंड पॉइंट हमें बोलता है कि अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस है और उस इनडायरेक्ट लॉस के बारे में पार्टी इसको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही पता था तो फिर उस केस में लॉ इनडायरेक्ट लॉस को लेकर भी स्पेशल डैमेजेस दिलवा देगा। अभी इस बात को हम एग्जांपल से समझेंगे तब जाके अच्छे से बात समझ में आएगी। फिलहाल के लिए हम अपना एक और केस लॉ देखते हैं, सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द रूल इन हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। तो ये हमारा एक फेमस केस लॉ है, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। इसी केस लॉ के जजमेंट के ऊपर हमारा सेक्शन नंबर 73 बनाया गया है। तो ये केस लॉ क्या कहता है इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारा ये केस लॉ है हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल का। तो इस केस के फैक्ट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एच एक पर्सन है जिसकी एक मिल है, वो स्टॉप हो जाती है बाय ब्रेकेज ऑफ क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट ब्रेक हो गया। अब ये क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, तो क्रैंकशाफ्ट जो है इंजन के अंदर लगने वाला एक स्पेयर पार्ट होता है। इंजन के अंदर क्रैंकशाफ्ट नाम का एक रॉड टाइप का लगता है जिसका अपना एक अलग पैटर्न होता है। हर मशीन के अंदर क्रैंकशाफ्ट का अपना एक अलग पैटर्न होता है और अगर किसी मशीन का क्रैंकशाफ्ट टूट जाता है तो उस क्रैंकशाफ्ट को नया खरीदने के लिए भी पुराने वाले क्रैंकशाफ्ट की जरूरत पड़ती है। यानी पुराने वाले क्रैंकशाफ्ट का पैटर्न देखना पड़ता है कि किस तरीके का पैटर्न था, उसी पैटर्न के हिसाब से नया वाला क्रैंकशाफ्ट दिया जाता है ताकि वो उसी मशीन के अंदर फिट आ जाए। तो क्रैंकशाफ्ट का एक अलग पैटर्न होता है। आप इस तरह समझ सकते हो जैसे कोई चाबी होती है ना, अगर आपको किसी चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवानी है तो उस केस में आपको ओरिजिनल चाबी तो चाहिए ना, तभी उसका पैटर्न लिया जाएगा, उसके बाद उसके हिसाब से डुप्लीकेट चाबी बनेगी। तो सेम वही हिसाब हो जाता है क्रैंकशाफ्ट का। और यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट टूट गया तो अगर आपको नया क्रैंकशाफ्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पुराने टूटे हुए क्रैंकशाफ्ट की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप नया क्रैंकशाफ्ट नहीं खरीद सकते। तो कुछ ऐसा ही एच के साथ भी होता है। एच का जो है क्रैंकशाफ्ट टूट जाता है जिसकी वजह से उसकी मिल में काम रुक गया, मिल स्टॉप हो गई। तो अब एच ये सोचता है कि या तो मैं नया क्रैंकशाफ्ट ले लूं
या फिर मैं इसी को रिपेयर करा लूं, तो वो नए क्रैंकशाफ्ट के लिए क्रैंकशाफ्ट के मैन्युफैक्चरर के पास कौन करता है? क्रैंकशाफ्ट का मैन्युफैक्चरर जो है वो ग्रीनविच में रहता है, तो वहां पर ये कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि मुझे एक नया क्रैंकशाफ्ट चाहिए अपनी मशीन के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एच को बोलता है कि तुम्हें नया क्रैंकशाफ्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे उसका पैटर्न चेक करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, तुम पुराना वाला क्रैंकशाफ्ट मेरे पास भेज दो, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें नया वाला क्रैंकशाफ्ट भिजवा दूंगा। एच बोलता है ठीक है मैं भिजवा देता हूँ। तो अब यहाँ पर एच ने जो है इस टूटे हुए क्रैंकशाफ्ट को भिजवाना है मैन्युफैक्चरर के पास। तो एच क्या करता है, एच अपने क्रैंकशाफ्ट को डिलीवर कर देता है बी के पास। बी कौन है? बी एक कॉमन कैरियर है जिसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। एच बोलता है बी को कि तुम इस क्रैंकशाफ्ट को मैन्युफैक्चरर के पास लेकर चले जाओ और उससे फटाफट नया वाला लेकर मुझे वापस दे दो। तो यहाँ पर एच और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें बी जो है एच के पुराने वाले क्रैंकशाफ्ट को लेकर जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास और मैन्युफैक्चरर से नया वाला क्रैंकशाफ्ट लाकर वापस एच को दे देगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया एच और बी के बीच में। तो यहाँ पर बी इस क्रैंकशाफ्ट को लेकर चला गया, किसके पास गया? मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर रहता है ग्रीनविच में। क्यों लेके गया? क्योंकि उसी पैटर्न का नया वाला क्रैंकशाफ्ट देना है। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, बाय सम नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ बी, बी की कुछ लापरवाही की वजह से द डिलीवरी ऑफ द शाफ्ट वर डिले बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम। तो जब एच ने बी को क्रैंकशाफ्ट दिया था तो उस टाइम बी ने बोला था कि मैं 2 दिन के अंदर इस क्रैंकशाफ्ट को मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा दूंगा और उसी तरीके से अगले 2 दिन के अंदर तुम्हें वापस लाके भी दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में बी की लापरवाही की वजह से, बी की कुछ नेग्लिजेंस की वजह से क्रैंकशाफ्ट की डिलीवरी में देरी हो गई। और कितनी देरी हो गई, कितना डिले हो गया? बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम। टाइम मांगा था 2 दिन का, चलो 3 दिन हो जाता तो समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पर बी ने 5 दिन की देरी कर दी। 2 दिन में बोला था कि मैं मैन्युफैक्चरर तक क्रैंकशाफ्ट को पहुंचा दूंगा, लेकिन यहाँ पर बी ने क्या करा, बी ने 2 दिन की जगह 7 दिन में मैन्युफैक्चरर के पास क्रैंकशाफ्ट पहुंचाया। और ये जो डिले था ये एक अनरीजनेबल डिले था, बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम वाला डिले था। और जितने टाइम तक क्रैंकशाफ्ट एच के पास वापस नहीं आया उतने टाइम तक एच की मिल में काम नहीं हुआ, एच की मिल स्टॉप हो गई, क्योंकि एच के पास सिर्फ एक ही क्रैंकशाफ्ट था जो कि उसने बी को दे रखा है। तो जैसे ही एच को पता चला कि बी ने डिले कर दिया, एच ने जो है बी के ऊपर केस कर दिया और बोला कि मुझे अब बी से कंपनसेशन चाहिए। बी ने 2 दिन का प्रॉमिस किया था लेकिन बी ने 7 दिन लगा दिए, और जितने दिन बी ने लेट करा उतने दिन मेरी फैक्ट्री बंद रही, तो मेरे वर्कर्स की सैलरी फालतू में जा रही थी, फैक्ट्री में काम तो नहीं हो रहा था, डेप्रीशिएशन भी फालतू में लग रहा था, मेरी कुछ अदर कॉस्ट भी लगी है, तो मेरा बहुत सारा खर्चा हो गया बिना वजह का, जबकि मेरी मिल बंद है और इस खर्चे का जिम्मेदार है बी। बी ने जो डिले किया है उसकी वजह से मेरी फैक्ट्री बंद रही, तो अब बी से मुझे कंपनसेशन चाहिए। H claimed from B compensation for the wages of the worker and depreciation charges during the period the factory was idle for the delayed delivery। तो जितने दिन डिलीवरी लेट हुई है, डिले हुई है, उतने दिन की वर्कर की वेजेस और उतने दिन का डेप्रीशिएशन का खर्चा मुझे बी से कंपनसेशन के तौर पे चाहिए, और साथ के साथ मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए। अगर फैक्ट्री उतने दिन काम करती तो मुझे जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट भी मुझे चाहिए। एच जो है बी से लॉस ऑफ प्रॉफिट भी क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पर एच ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि बी को कंपनसेशन के नाम पर क्या क्या देना पड़ेगा? क्या कोर्ट बी को वेजेस, डेप्रीशिएशन और लॉस ऑफ प्रॉफिट तीनों देने के लिए कहेगा, या फिर बी जो है किसी वजह से बच भी सकता है? तो यहाँ पर अप्लाई होगा हमारा सेक्शन नंबर 73, और सेक्शन नंबर 73 सबसे पहली बात हमें बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा गया है तो उस केस में डिफॉल्टिंग पार्टी जो है एग्री पार्टी को कंपनसेशन पे करेगी। अब कंपनसेशन भी 2 तरीके का पे करा जाएगा। पहला होता है हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस, यानी जो हमारे जनरल डैमेजेस होते हैं। तो जनरल डैमेजेस पे करा जाता है डायरेक्ट लॉस के ऊपर, यानी वो लॉस जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हुआ है, एच और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी ने जो प्रॉमिस करा था कि मैं 2 दिन के अंदर डिलीवरी करूंगा, बी ने उस प्रॉमिस को तोड़ा है, तो इस केस में बी हमारा डिफॉल्टिंग पार्टी बन जाएगा और एच हमारा एग्री पार्टी बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लॉस की बात करूं यानी जनरल डैमेजेस की बात करूं, तो जनरल डैमेजेस को कैलकुलेट करा जाता है एक्चुअल लॉस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं एच के एक्चुअल लॉस की बात करूं तो एच को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से डायरेक्टली कौन कौन सा एक्चुअल लॉस हुआ है, तो अगर हम एक्चुअल लॉस को देखें तो वेजेस ऑफ वर्कर एच का एक्चुअल लॉस है। फैक्ट्री बंद रही लेकिन उसके बावजूद वर्कर्स की सैलरी तो जारी थी, तो वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो एच के लिए एक्चुअल लॉस है। दूसरा, डेप्रीशिएशन की जो डिमांड करी जा रही है, डेप्रीशिएशन भी एच का एक्चुअल लॉस है, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी तो एक्चुअल में चार्ज करा गया था, तो एच की तरफ से वेजेस और डेप्रीशिएशन की डिमांड करी गई थी, और ये दोनों ही हमारे एक्चुअल लॉस भी हैं और डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। एच और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसे बी ने ब्रीच करा है, तो अब इस केस में इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस तो सबसे पहले ये आ रहा है कि बी की डिले डिलीवरी की वजह से फैक्ट्री बंद रही, और अगर फैक्ट्री बंद रही तो फैक्ट्री के अंदर होने वाला एक्चुअल लॉस हमारे कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट लॉस बन जाएगा। तो ये 2 लॉस हमारे डायरेक्ट लॉस हो गए। तो ये 2 डायरेक्ट लॉस को कोर्ट ने अलाउ कर दिया और बोला कि ये दोनों हमारे नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
यहाँ पर आप देखो द फर्स्ट टू आइटम्स वर अलाउड बिकॉज दे वर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच। तो यहाँ पर एच को बी से वेजेस और डेप्रिसिएशन का कंपेंसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा स्पेशल डैमेजेस के अंदर आता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट को अगर हम देखें तो क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा एक्चुअल लॉस है, ये एक्चुअल खर्चा है? बिल्कुल नहीं। लॉस ऑफ प्रॉफिट तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कई सारे नाम होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जो चीज हम कर सकते थे लेकिन अगर वो हम नहीं कर पाए तो नहीं करने का जो भी नुकसान होता है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एच बोल रहा है कि अगर बी टाइम से डिलीवरी कर देता तो मेरी फैक्ट्री बंद ना होती, और अगर मेरी फैक्ट्री बंद ना होती तो मेरी फैक्ट्री में काम होता और काम करके मुझे प्रॉफिट मिलता। तो फैक्ट्री बंद होने की वजह से उस प्रॉफिट को मैं नहीं कमा पाया जो मैं कमा सकता था। तो ये एक तरीके से लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। ये कोई एक्चुअल लॉस तो है नहीं, ये तो नोशनल लॉस है और ऊपर से इनडायरेक्ट लॉस है। यहाँ पर बी ने बोला कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पर्सन अगर किसी सामान को सही कराने के लिए दे या नया खरीदने के लिए दे तो उस केस में उसके पीछे उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। बी ने तो यही सोचा था कि एच के पास कोई ना कोई दूसरा क्रैंकशाफ्ट पड़ा होगा जिससे वो काम कर रहा होगा। सीधी बात है, एच के लिए अगर क्रैंकशाफ्ट इतना ही जरूरी था तो उसको कोई ना कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करके रखना चाहिए था। और अगर कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं कर रखा था तो एच बी को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही साफ साफ बता देता कि ये क्रैंकशाफ्ट को जल्दी से जल्दी लेकर आओ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना मेरी फैक्ट्री बंद हो रखी है। तो फैक्ट्री बंद होने की बात भी एच ने बी को नहीं बताई। कॉन्ट्रैक्ट करते समय एच ने सिर्फ इतना ही बोला कि तुम जल्दी से जल्दी नया वाला क्रैंकशाफ्ट लेकर वापस आ जाओ। तो ऐसी बात तो हर कोई बोलता है। अगर कोई सामान रिपेयर कराने को देता है या कोई नया सामान खरीदने को देता है तो उस केस में वो चाहता है कि उसका सामान जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। इससे बी को ये थोड़ा पता चलेगा कि उसका काम रुका हुआ है। तो यहाँ पर बी के इस आर्गुमेंट से कोर्ट भी सेटिस्फाई हुआ और कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो हमारा इनडायरेक्ट लॉस है। सेक्शन नंबर 73 बोलता है कि इनडायरेक्ट लॉस के केस में स्पेशल डैमेजेस तब तक नहीं दिए जाते जब तक कॉन्ट्रैक्ट करते समय पार्टीज को सारी बातें सारे तरीके के लॉस के बारे में अच्छे से क्लियरली पता ना हो। तो यहाँ पर बी को एच के फैक्ट्री बंद होने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो इस केस में जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है जो हमारा लास्ट वाले आइटम है उसको कोर्ट की तरफ से डिसअलाउ करा गया बिकॉज इट वॉज अ रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज। तो समझ में आ गई आपको बात? थोड़ी बहुत बात क्लियर हुई? मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा केस लॉ है लेकिन क्या करें, एग्जाम में आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी इससे ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो अभी परेशान मत हो। अभी हम स्पेशल डैमेजेस के ऊपर दो चार अच्छे एग्जांपल करेंगे, उससे आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने जनरल डैमेजेस को देख लिया, जनरल डैमेजेस हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेशल डैमेजेस की, हमारे सेकंड पॉइंट की। तो स्पेशल डैमेजेस की अगर मैं बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस कैन आल्सो बी क्लेम्ड।